अच्छा जी, लास्ट क्लास तक हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर लिया था और एक एमटीक्यू देखा था हमने कि एफए के अंदर ये किस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कंसीडरेशंस हमें दी जाएंगी कि पैरेंट ने सब्सिडी की शेयर होल्डर्स को किस किस तरह के कंसीडरेशंस दी हैं। हमने डिटरमाइन करना है कि उन कंसीडरेशंस की फेयर वैल्यू कितनी है। कैश दिया है, इमीडिएटली डिफर्ड कंसीडरेशन है, कंटीजेंट है, शेयर एक्सचेंज है, कि बॉन्ड्स दिए हैं और जितने शेयर्स हमने नहीं खरीदे उसको हम नाम देंगे एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उनको भी रिवैल्यू करेंगे, उनकी फेयर वैल्यू और हमारे शेयर्स की फेयर वैल्यू, जो हमने पैसे दिए उसकी फेयर वैल्यू, दोनों मिला के सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू से माइनस करेंगे। जो इजाफी अमाउंट हमने दिया होगा वो आ जाएगा गुडविल। उसके बाद हमने देखा कि एसेट्स पैरेंट के और सब्सिडी के एसेट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे, लायबिलिटीज पैरेंट की और सब्सिडी की एसेट्स कंसोलिडेट हो जाएंगी, जबकि इक्विटी पैरेंट की 100% आएगी और सब्सिडी की पोस्ट एक्विजिशन का शेयर आएगा। आज हम चलते हैं towards the preparation of statement of profit or loss। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आता है? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अक्सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ और सिर्फ IAS 16 की रेगुलेशंस है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट इस साल अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो उसका गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन अगर कोई एसेट पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यू हुआ था और अब डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है तो वो जो सरप्लस है वो पहले ओसीआई से रिवर्स होगा और फिर पीएनएल में जाएगा। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें आ सकती हैं, रिवैल्यूएशन गेन टू रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशंस। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 2 साल पहले रिवैल्यू की थी, वो 5 लाख से अपवर्ड रिवैल्यू हुई और इस साल वो 3 लाख से डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई है, तो ये 3 लाख की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नुकसान नहीं है बल्कि प्रीवियस रिवैल्यूएशन का रिवर्सल। क्या है? अब इसके प्रिंसिपल समझ लें कि कंसोलिडेशन कैसे की जाएगी। जब हम रेवेन्यू उठाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जाती है फॉर द ईयर एंडेड, वो एक गिवन टाइम की होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर सब्सिडी खरीदे हुए हमें 2 महीने भी हुए हैं तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को हम 100% जोड़ देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐसा नहीं किया जाता, इसको टाइम अपोर्शन किया जाता है। अगर सवाल में सब्सिडी की स्टेटमेंट्स पूरे 12 महीने पूरे साल की गिवन है, लेकिन आपने सब्सिडी को आज से 3 महीने पहले खरीदा है, तो आप कितना रेवेन्यू उठाओगे? 3। जो फर्स्ट 9 मंथ्स में रेवेन्यू कमाया गया था जब आपने सब्सिडी को टेक ओवर नहीं किया था, वो रेवेन्यू आप अपने साथ कंसोलिडेट कीजिए। सेम गोस विद ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स। तो रेवेन्यू कैसे लिया जाएगा? पहले का रेवेन्यू प्लस सब्सिडी का कौन सा रेवेन्यू? सिर्फ और सिर्फ पोस्ट। अगर पैरेंट ने कोई इन्वेंट्री 8 लाख में खरीदी और उसने वो इन्वेंट्री सब्सिडी को 10 लाख रुपए में बेच दी। पैरेंट ने परचेसेस दिखाई 8 लाख की और सेल्स दिखाई 10 लाख। सब्सिडी ने
परचेसेस दिखाई 10 लाख की, क्योंकि उसने पहले से खरीदा। और अगर सब्सिडरी ये सारा सामान से 1250 में 12,60,000 रुपए में थर्ड पार्टी को बेच देता है, तो एक ही आइटम दो बार परचेस किया गया, दो बार सेल किया गया नहीं। वही सेम सामान पेरेंट ने 8 लाख में खरीदा और सब्सिडरी ने 10 लाख में खरीदा, तो 8 लाख की परचेसेस दिखाई है पेरेंट ने और 10 लाख की परचेसेस दिखाई है सब्सिडरी ने। फिर वही आइटम जब पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा तो पेरेंट ने 10 लाख रुपए की सेल्स दिखाई और सब्सिडरी ने जब वो थर्ड पार्टी को बेचा 12,60 का या 12,50 का, तो सब्सिडरी ने वही आइटम पर 12,50 पे सेल दिखाया। तो एक ही आइटम दो बार परचेस किया गया, दो बार सेल किया गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सिडरी के पास कितना स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, जीरो। जब सब्सिडरी ने सारा माल बेच दिया आगे, तो इंट्राग्रुप प्रॉफिट तो है लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है तो हम कुछ नहीं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम इस बात को बख्शेंगे, क्योंकि सेम आइटम दो बार परचेस और दो बार सेल किया गया है। तो सेल्स दिखाते वक्त मैं एक सेल माइनस करूंगा। कौन सी सेल जायज है? जो पहले ने सब्सिडी की या जो सब्सिडी ने गैरों की? जो सब्सिडी ने गैरों की चीज बेची वो सेल जायज है, लेकिन जो आपस में सेल हुई है वो सही नहीं है। तो सेम आइटम 10 लाख रुपए में सेल किया है पहले ने और 12,50 में सेल किया है सब्सिडी ने, हम कौन सा रहने देंगे? 12,50। तो हम इस रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे 1 मिलियन, यानी इंट्रा ग्रुप सेल्स। याद रखें सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन की सेल्स माइनस होगी। अगर पेरेंट सब्सिडी बनने से पहले भी उसको कोई माल बेचा करता था, ये पुराने कस्टमर और सप्लायर है, तो हम अगर पहले 9 महीने में 20 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं और बाद के 3 महीने में 10 लाख रुपए का माल बेचा है, तो पहले वाले 20 लाख से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम तब सेल कर रहे थे जब हमारी सब्सिडी थी ही नहीं। हम सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन इंटरनल रेवेन्यू। ये हमारा कंसोलिडेटेड सेल्स। आपसे एमसीक्यूज में पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपसे सिर्फ पूछेगा कि जो रेवेन्यू की फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखेगी वो कितनी होगी। सो बेयर इन माइंड, पेरेंट की 100% रेवेन्यू की फिगर आएगी और सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन की फिगर आएगी। शेयर नहीं आएगा, पूरा आएगा। अगर आपके पास सब्सिडी के 60% शेयर्स भी हैं तो भी रेवेन्यू कितना दिखाओगे? 100%। ठीक है, टाइम अपोर्शन होगा, कंट्रोल अपोर्शन नहीं। नेक्स्ट हम सेल्स में माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। IAS 1 के हिसाब से जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई जाती है, इट्स नॉट टू लेंदी, बहुत कंसाइज है। कौन-कौन से खर्चे IAS 1 हमें फेस पे दिखाने की इजाजत देता है? एक कैटेगरी हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की, दूसरी कैटेगरी बनती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन किसमें है? डिपेंड करता है कि किस चीज की डेप्रिसिएशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्चर एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। अगर मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, वेयरहाउस में, गोडाउन्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर या फिक्चर या मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर ऑफिसेस के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर
यूज होने वाले एयर कंडीशनर्स, फर्नीचर्स, प्रॉपर्टीज, इक्विपमेंट्स, मशीन्स की डेप्रिसिएशन होता है। सैलरी किसकी डिपेंड करता है कि किसकी सैलरी है। अगर वेजेस है, सुपरवाइजर की सैलरी है, फैक्ट्री मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, कारखाने की चार दीवारी के अंदर काम करने वाले तमाम लोगों की सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल है। अगर मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी में काम करने वाले लोग हैं तो उनकी सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। अगर इंटरनल ऑडिट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, अकाउंटेंट्स हैं, हेड ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो उनकी सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंपनीज सारा का सारा खर्चा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डाल देती है। तो मिसाल अगर आपने आपको सवाल ने बताया कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो आप किस में रखेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल रखेंगे। सैलरीज कॉस्ट ऑफ सेल रखेंगे। एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होंगे कि माइनस? यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक्सपेंसेस में से माइनस करना शुरू हो जाता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरी एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। कि खरीदा गया था लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर हमने इसको खर्चा नहीं माना, हम खर्चा उस साल में दिखाएंगे एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जिस साल में वो इन्वेंटरी सेल होगी। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है। फिर परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है। कैरेज इन बर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। बिकॉज़ आप उसको इस साल खर्चा मानने के मूड में नहीं है, इसको खर्चा उस साल अगले साल माना जाएगा जिस साल में वो सामान जो अगर कोई डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशंस के खर्चे कहता है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज करते हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड कि ये खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इनकम है जिसको आप सेपरेटली इनकम नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में से माइनस होगा। सही है? जिसका परचेज रिटर्न, अगर एडमिन एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस में किसी किस्म की कोई इनकम आप दिखाना चाहते हो तो वो इनकम एडमिन एक्सपेंस में फिर प्लस नहीं होगी फिर माइनस होगी। तो खर्चा खर्चे में ऐड होगा, इनकम खर्चे से माइनस होगी। बस इस बात है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में यूजुअली क्या है? वी कैन रिकॉल कि जब हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो रिकॉर्ड्स कहां से निकाले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए डेटा कहां से लिया जाता है? तो हमने यस इंडिविजुअल, तो पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उठाई मैंने और सब्सिडियरी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उठाई। तो पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में पेरेंट का सीओजीएस है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन बर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने इस तरह किया पेरेंट्स एज फिर सब्सिडियरी का उठाया तो सब्सिडियरी ने मुझे पूरे 12 महीने की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दी। तो हमने कहा नहीं 9 महीने की रखो, मुझे 3 महीने की चाहिए। मे बी हाँ, अगर सब्सिडियरी खरीदे हुए मुझे पूरा साल गुजर चुका है तो मैं पूरे 12 महीने की रखूंगा, लेकिन अगर 6 महीने हुए तो 6 महीने। ऐसे मैंने लिया सब्सिडियरीज पोस्ट एक्विजिशन, इसमें दोनों की परचेजेस प्लस हो गई, दोनों की ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस हो गई और दोनों की क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस हो गई। अब मैं देख रहा हूं कि एक आइटम 2 बार परचेजेस में आ गया। वो आइटम जो 8 लाख रुपए में पेरेंट ने खरीदा था वो 8 लाख रुपए में पेरेंट की परचेजेस में आया, और वही आइटम जब सब्सिडी ने पेरेंट से खरीदा तो सब्सिडी ने उसको 10 लाख पे परचेजेस में दिखाया। तो एक ही आइटम इन दोनों की परचेजेस में शामिल है। कौन सा वाला मानना है, कौन सा वाला निकालना है?
ग्रुप परचेसेस, अमाउंट सेम होगा, नाम चेंज है। यहां जब मैंने इंट्रा ग्रुप सेल्स माइनस की तो वो भी 1 मिलियन की थी, और यहां से जब मैं इंट्रा ग्रुप परचेसेस माइनस कर रहा हूं तो वो भी 1 मिलियन की है। जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेल से भी एक चीज डिलीट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल से भी एक चीज डिलीट हो रही है, तो जीपी पे इसका कोई भी इंपैक्ट। उसके बाद नेमिंग, सब्सिडी की इन्वेंटरी ओवर वैल्यू हो। अगर द इन्वेंटरी ऑफ सब्सिडी इंक्लूड्स सम गुड्स परचेज फ्रॉम पैरेंट, if the inventory of subsidiary includes some goods purchased from the parent, तो जो प्रॉफिट इन्वेंटरी के अंदर मौजूद होता है उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? अनरियलाइज्ड। मैं उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट मानने के मूड में नहीं हूं। ऐसा ही करते ना, अगर किसी प्रॉफिट को आप प्रॉफिट नहीं मान रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल उसको प्लस कर दो तो माइनस कर दो, माइनस इनकम है लेकिन आप मान नहीं रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करेंगे, क्योंकि खर्चे को बढ़ाने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक ऐसा प्रॉफिट है जो पेरेंट ने सब्सिडी से कमाया है लेकिन सब्सिडी ने उसको अभी तक पास ऑन नहीं किया है, तो ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक अनरियलाइज्ड है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम प्रॉफिट कंसोलिडेशन में तस्लीम नहीं करते, तो खर्चे को बढ़ा देंगे, लिहाजा इंट्राग्रुप परचेसेस माइनस होती है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐड होती है। बात समझ में आई? तो कॉस्ट ऑफ सेल इसकी वजह से बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप डायरेक्टली जीपी निकालना चाहो तो पेरेंट का ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सब्सिडी का पोस्ट एक्विजिशन ग्रॉस प्रॉफिट उठा के प्लस कर दो, उसमें से जीआरपी माइनस करो। इंट्राग्रुप सेल्स और परचेसेस को जीपी में से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी कॉन्ट्रा हो जाएगा। अच्छा आगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के मोमेंटली एग्जांपल ये मतलब जो 8 लाख की परचेज डायरेक्टली की उसने 2 लाख का प्रॉफिट दिया उसके सेल, तो वो माइनस होगी या वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड। मिसाल पेरेंट ने 8 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, सब्सिडी को 10 लाख रुपए पे दे दी, सब्सिडी ने उसमें से 80% गुड्स आगे बेच दी। ना सर, तो सब्सिडी के पास परचेसेस कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख में से कितना परसेंट सामान निकल चुका है? 80%। 10 लाख का 80% 8 लाख। बाकी सब्सिडी के पास अभी भी माल मौजूद है, कितना? 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए में भी तो प्रॉफिट शामिल होगा ना, 20%, क्योंकि पेरेंट ने 8 लाख वाली चीज 10 लाख में बेची तो कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख। 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 20% मार्जिन है, तो इस 2 लाख के अंदर 20% मार्जिन अभी भी शामिल है। तो मैं पूरे 2 लाख को रिवर्स नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ 40,000 को रिवर्स करूंगा, वो प्रॉफिट जो अभी भी इन्वेंटरी के अंदर मौजूद है। सर अल्टीमेटली ये जो है वो सेल्स रेवेन्यू से तो माइनस हो रहा है सर, रेवेन्यू से तो हमने ऑलरेडी इंट्राग्रुप सेल्स माइनस की हुई है, तो परचेसेस में से हमने इंट्राग्रुप परचेसेस माइनस कर दी। जब इनकम में से इनकम और खर्चे में से खर्च हटा दिया तो जीपी तो बोलेगा कुछ भी कर करो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और मुझे इंट्राग्रुप प्रॉफिट से कभी कोई तकलीफ नहीं है। इंट्राग्रुप प्रॉफिट यानी जो पेरेंट ने सब्सिडी से या सब्सिडी ने पेरेंट से कमाया है, मुझे दिक्कत सिर्फ उस प्रॉफिट से है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। अगर 100% गुड्स सब्सिडी आगे से ही कर देता है तो मैं यूआरपी को कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया कि सब्सिडी के पास 25% गुड्स अभी भी मौजूद है, सब्सिडी के पास 25% गुड्स अभी भी मौजूद है, तो 10 लाख में से कितना सामान अभी भी पड़ा हुआ है? 2.5 लाख का, और 2.5 लाख रुपए में जीपी कितना है? 20%, तो 250,000 में 20% आप निकालेंगे यूआरपी 50,000, और नेक्स्ट ईयर जब सब्सिडी ये 25% के आगे निकाल चुका होगा मैं जो भी नहीं करूंगा, लेकिन जब तक चीज हमारे दरमियान है, अभी मौजूद है यहाँ पे, तो तक उसको
कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होती है कि माइनस होती है? जितनी बड़ी सीओजीएस उतनी जब मैं इन्वेंटरी की वैल्यू को वापस कम कर रहा हूं सीओजीएस बढ़ जाएगा नहीं ना? तो यूआरपी उस क्लोजिंग इन्वेंटरी में से एक्सक्लूड किया जा रहा है, लेकिन प्लस को सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यूआरपी सीओजीएस में ऐड हो जाएगा। पहला मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स समझाता हूं, उसके बाद इसके लॉजिक बताऊंगा। ऐड खर्चा खर्चे में प्लस होने से जीपी गिरेगा कि माइनस होने से जीपी गिरेगा? माइनस होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना थोड़ी है। जो प्रॉफिट सब्सिडी मान बैठा है, जो प्रॉफिट पहले मान बैठा है, मैं उसको मानने से इनकार कर रहा हूं। अगर मैं सीओजीएस में से इसको माइनस कर दूंगा तो सीओजीएस कम हो जाएगा, और सीओजीएस के कम होने से प्रॉफिट बढ़, आप डबल प्रॉफिट कर रहे हो। या तो एक भी नहीं मान रहे या तो दो मान रहे, तो हमने कहा नहीं, मैं तो मान ही नहीं इस प्रॉफिट को। जब आप एक खर्चे को या एक प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मान रहे हो तो उसको या तो जीपी में से माइनस कर दो या कॉस्ट में प्लस कर दो। जब मैंने उस प्रॉफिट को खर्चे में ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा, जीपी गिर जाएगा। यही तो चाहते हैं, इस वजह से ये होगी मैथमेटिक्स। अगर लॉजिक समझना चाहें तो इन्वेंटरी सब्सिडी के पास 250 की है, जिसमें 50,000 का प्रॉफिट है। हम उसको 250 पे मानने के मूड में नहीं है, हम उसको कितने पे मानना चाह रहे हैं? 200 पे मानना चाह रहे हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है कि ज्यादा होती है? क्लोजिंग इन्वेंटरी की वजह से, क्लोजिंग इन्वेंटरी की वजह से सीओजीएस कम होती है, बिकॉज़ ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपने माइनस किए हुए 2.5 लाख, यानी ये जो फिगर मुझे सब्सिडी की दी है, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी डिडक्टेड है? 250 की। जबकि मैं तो उसको 250 मानने के मूड में नहीं हूं, मैं तो उसको 200,000 मानने के मूड में हूं। जब मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी की फिगर 2.5 लाख से 2 लाख करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल का फर्क पड़ेगा, कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि माइनस की फिगर को कम कर, सीओजीएस से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस हो रही है, माइनस की फिगर जितनी कम सीओजीएस उतना। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग याद है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा होती है तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से कौन सा सिस्टम ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है? एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट भी डाल देता है, और जिस साल में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है क्लोजिंग कम होता है, उसमें मार्जिन पे इंपैक्ट आ जाता है। तो सिंपल बात है कि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा, जीपी उतना ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक को कम करना यानी जीपी को कम करना, और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना। आई रिपीट, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली अगर हम इस बात को समझ लें कि वो प्रॉफिट, वो इनकम जो इंडिविजुअल में इनकम मानी गई है, लेकिन हम उसको इनकम नहीं मानना चाहते तो खर्चे नहीं कर सकते। याद रखिए चीजें। उसके बाद सब्सिडी ने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ, लिहाजा उसने अपने तमाम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे दिखाया हुआ है। बोला सर, आईएफआरएस 3 पेरेंट को लाजिम करता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडी के सारे डेट एसेट्स को क्या करना है? रीवैल्यू करना है। तो हम रीवैल्यू करवाएंगे। रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस पे नहीं आएगा, क्योंकि आईएएस 16 की रीवैल्यूएशन है, और हमारी सब्सिडी बनने से पहले की रीवैल्यूएशन है। लेकिन उस रीवैल्यूएशन की वजह से एक डेप्रिसिएशन अराइज होगी। वो डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ सेल पे प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एक्सेस
प्लस करो माइनस प्लस। हाँ लेकिन अगर कोई एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हो तो उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स की करती है। अगर कोई एसेट की फेयर वैल्यू कैरी वैल्यू से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट को डेप्रिशिएट करता है, लेकिन अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू कैरी वैल्यू से कम है तो आपने एक्स्ट्रा डेप्रिशिएट कर दिया है, मैं रिवर्स कर दूंगा। अगर एक एसेट जिसकी कैरी वैल्यू 25 मिलियन है तो आपने उसको 25 पे दिखाया है और 10 साल की लाइफ की उम्र 2.5 मिलियन से डेप्रिशिएट किया। मुझे पता चला कि उसकी तो फेयर वैल्यू ही 20 मिलियन है, तो मैंने उसको 5 मिलियन से इमीडिएटली गिरा दिया और डेप्रिशिएट भी 20 मिलियन को करना चाहिए था। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 2 मिलियन, तो आपको जहां 2 मिलियन से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी वहां आपने 2.5 से चार्ज कर दी, तो 0.5 की डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। अगर रिवर्स करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करेंगे, अगर चार्ज करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस करेंगे। ये आ गया हमारा कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमने वर्किंग के थ्रू कैलकुलेट किया, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया, एंड दिस इज कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का सेम प्रिंसिपल है, पेरेंट की प्लस सब्सिडियरी की पोस्ट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये आपने इसमें से माइनस कर दिया जीपी से, नेट देन आएगी पेरेंट एक्सपेंस, पेरेंट प्लस सब्सिडीज पोस्ट एडमिशन। नेक्स्ट वुड बी फाइनेंस कॉस्ट, पेरेंट प्लस सब्सिडीज पोस्ट एडमिशन। F3 के लेवल पे नहीं आएगा लेकिन नॉलेज करते हैं। अगर पेरेंट के शेयर होल्डर्स या पेरेंट के डायरेक्टर्स ने सब्सिडियरी के शेयर होल्डर्स को कोई डेफर्ड कंसिडरेशन ऑफर किया कि शेयर्स आज दो, पैसे मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, तो क्या साल के बाद जो पेमेंट करेंगे वो पूरी की पूरी शेयर्स की पेमेंट होगी? नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाएंगे, जिसको हम एक लफ्ज यूज करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, या दूसरा लफ्ज कहते हैं कंपाउंडिंग, तो इसमें हम प्लस कर देंगे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का भी सेम प्रिंसिपल है, पेरेंट का टैक्स आएगा और सब्सिडियरी का पोस्ट एक्विजिशन। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट दो हमारे लेवल पे, या तो वो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की फिगर पूछेगा या फिर कंसोलिडेटेड सीओजीएस पूछेगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा जो अभी मैं बता रहा हूं उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, क्या इसमें पेरेंट का प्रॉफिट है? यस, क्योंकि पेरेंट का रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स सब है तो पेरेंट का प्रॉफिट है। क्या इसमें सब्सिडी का प्रॉफिट है? पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। 100% है कि 75%? क्योंकि आपने रेवेन्यू भी सारा पाया, सीओजीएस भी सारे पाए, तो ये 100% है। क्या सारा का सारा प्रॉफिट आपका है? ऑफ कोर्स नॉट। ये प्रॉफिट आपका थोड़ी है, इस प्रॉफिट में किसी का हिस्सा है, वेरी गुड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट बनाने के बाद इसके बॉटम में बनेंगे प्रॉफिट attributable
attributable to number one, shareholders of parent. Parent के shareholders को क्या इस प्रॉफिट का 75% दे दो? नहीं, इसमें तो parent का प्रॉफिट भी है. parent का प्रॉफिट NCI को क्यों मिलेगा? NCI को सिर्फ किसका प्रॉफिट मिलेगा? सब्सिडरी का. तो पेरेंट का 100% प्रॉफिट एंड सब्सिडरी के प्रॉफिट का 75% इनको मिलना चाहिए. और दूसरा हिस्सा जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. तो हम क्या करते हैं? सब्सिडरीज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट. तो सब्सिडरी का 3 शेयर का रेवेन्यू, पोस्ट एक्विजिशन, सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल, सब्सिडरी के एसेट्स की डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट माइनस करके टैक्स माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा हम उसका एनसीआई परसेंटेज निकालेंगे. सब्सिडरी के प्रॉफिट का 25% निकाल दिए. हमने इनको कहा कि आप लोगों को पैसे दो जाओ. अब ये प्रॉफिट पेरेंट का भी 100% है, सब्सिडरी का भी 100% है. सेम बता दिया मैंने. इस प्रॉफिट में से सब्सिडरी यानी एनसीआई का 25% निकाल दिया मैंने. अब इसमें पेरेंट का 100% रह गया और सब्सिडरी का 75. ये आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर. तो इस प्रॉफिट में से एनसीआई का हिस्सा माइनस करने के बाद जो बचा दैट विल बी attributable टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ. आपसे प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट attributable टू एनसीआई कितना हो. बात हम ये करते हैं कि ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें पेरेंट का 100% प्रॉफिट है और सब्सिडरी का 100% प्रॉफिट है, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन. तो फॉर अ मिनट हम ये समझ लेते हैं कि सब्सिडरी को हमने पूरा साल पहले खरीदा, तो हम आगे बोने नहीं कर पूरे 12 महीने का रेवेन्यू, पूरे 12 महीने की कॉस्ट, पूरे 12 महीने का प्रॉफिट और 100%. लेकिन क्या ये सारे के सारे सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में शेयर होल्डर्स को दे सकता हूं? तो पेरेंट के शेयर होल्डर्स का सारा हक नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है उसका 75-25 होगा. अब हम क्या करते हैं कि वो प्रॉफिट जो सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट है, सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट यानी सब्सिडरी का रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स माइनस करने के बाद जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है उसका 25% निकाल दिया. ये हमारा है. तो फुल प्रॉफिट में से जब सब्सिडी का 25% घटा दिया तो बाकी पेरेंट का 100% और सब्सिडी का 25% रहेगी. ये बैलेंस है. So when the question asks you to calculate the profit attributable to equity holders of parent, तो NCI का माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपके आंसर. क्वेश्चन कितना बात है? एंड मैंने भेजा हुआ. I have a question. Question is on first October 2013 डेट को नोट करिएगा. 1st October 2013 Penketh acquired 90 million of its shares, 150 million $1 equity shares. Sphere की इशू शेयर्स कितने हैं? 150 मिलियन. उसमें से हमने कितने उठाए हैं? 90. 150 का कितना परसेंट है? 90 आउट ऑफ 60%. तो 60% शेयर्स हमने खरीदे हैं और 40% शेयर्स एनसीआई के पास है. The acquisition was achieved through a share exchange of 1 share in parent for every 3 shares in Sphere. हमने Sphere के कितने शेयर्स खरीदे हैं? 90 मिलियन. उसके हर 3 शेयर्स के बदले में हमने अपना
एक शेयर दिया है, तो हमने कितने अपने शेयर्स दिए? 30 मिलियन। 90 डिवाइड बाय 3, 30 मिलियन शेयर्स हमने दे दिए किसको? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ स्फीयर, एक्स शेयर होल्डर्स। जो सब्सिडी के शेयर होल्डर्स थे, आज वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए। At that date, the stock market prices of Pentakes and Spheres shares were 4 and 2.5 per share respectively. उस दिन हमारे एक शेयर की कीमत 4 थी और सब्सिडी के एक शेयर की कीमत 2.5 थी। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 4 पे। The fair value of shares given. तो 30 billion multiplied by 4, 120 billion। डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट स्फीयर 120 मिलियन, क्रेडिट क्या करेंगे? शेयर कैपिटल बाय पार वैल्यू। 30 मल्टीप्लाई बाय $1 कैपिटल में जाएगा या इक्विटी शेयर्स में जाएगा, एंड जो डिफरेंस है 3 का, $3 पर शेयर का मल्टीप्लाई बाय 3, 90 मिलियन, वो हम क्रेडिट करेंगे शेयर मिलियन। सो ओवरऑल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी 120 मिलियन, क्रेडिट $1 इक्विटी शेयर्स $30 million से, and share premium 20 million. Additionally, Encake will pay $1.54 cash on 30th September 2014. कितने साल बाद का आसान है? 1 साल। तो जब आप उसको हर शेयर की 1.54 देंगे, क्या सारे पैसे शेयर्स के होंगे? This includes और आगे कहता है Encake's finance cost is 10% per annum। अगर आप 1.54 को डिवाइड बाय 1.1 करते हैं, 1.54 इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.1, 1.4, यानी 1.54 में $1.4 शेयर के पैसे हैं एंड 0.14 इंटरेस्ट। फिर इन्वेस्टमेंट को कितने पे डेबिट किया जाएगा? 1.4 पे कि 1.54 पे? 1.4 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स खरीदे हैं? 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 126। डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी 126, क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंसीडरेशन 126। और जैसे ही साल गुजर जाएगा या 6 महीने गुजर जाएंगे तो हम उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करेंगे। जितने भी महीने गुजर चुके होंगे उतने महीने की फाइनेंस कॉस्ट हम निकालेंगे। नेक्स्ट, the retained earnings of Sphere brought forward on 1st April 2013। ये कहां से आ गई? हमने कब खरीदा है सब्सिडी को? 1st October। और ये रिटेन अर्निंग्स कब की बता रहा है? 1st अप्रैल की। ये हमसे पहले की नहीं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने की। तो 6 महीने पहले सब्सिडी के पास 120 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग्स थी। The summarized statement of profit, loss and other comprehensive income for the companies for the year ended 31st March 2014। तो हमने खरीदा है अक्टूबर में और साल खत्म हो रहा है मार्च में। हमें हमारे आने को कितना टाइम हुआ है? 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सब्सिडी की जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, इसमें से हम कितना उठाएंगे? 6 महीना या 60%? 6 महीना 60% नहीं करते। तो हर एक चीज को 6/12 6/12 करते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए स्फीयर ने प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना कमाया है? 80,000। कितने टाइम में? 12 महीने में। अगर ये प्रॉफिट इवनली अक्रू करता है, अगर 80,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा? 40। तो हम ये कहेंगे कि 40,000 उसने हमारे आने से पहले वाले 6 महीने में कमाया था, अप्रैल टू सितंबर, और 40 महीने उसने हमारे आने के बाद वाले 6 महीने में कमाया है। जिस दिन हमने खरीदा उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी? ध्यान से, जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग्स कितनी होगी? 160। 120 तो साल पुरानी है और 40 उसने हमारे सब्सिडी बनने से पहले कमा लिए थे। तो जिस दिन मैंने उसके शेयर्स को अक्वायर किया उसकी रिटेन अर्निंग्स 160।
Easy scene. Move forward. The following information is relevant. A fair value exercise was conducted on 1st October 2013 concluded that the carrying amounts of Sphere's net assets were equal to the fair values. कहता है कि बाकी जितने भी नेट एसेट्स थे उनकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू बराबर थी। मास्टर है पहला, द फेयर वैल्यू ऑफ Sphere's लैंड was $2 million in excess of its carrying value. हमने कैरिंग वैल्यू पे रहने देना है कि फेयर वैल्यू पे दिखाना है? और डेप्रिशिएट करेंगे नहीं कर सकते क्योंकि लैंड है। उसके बाद an item of plant had a fair value of $6 million in excess of its carrying value. The plant had a remaining life of 2 years at the date of acquisition. हमें कितना टाइम हुआ? 6 महीने। तो हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे कितना महीना? 6 months। Plant depreciation is charged to cost of sales। तो जब हम consolidated cost of sales बनाएंगे तो प्लांट की डेप्रिसिएशन में ऐड करनी है, क्योंकि सब्सिडी की जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें गिवन है क्या उसमें इसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं, वो तो कैरिंग वैल्यू पे है। लास्ट, Penketh placed a value of $5 million on Sphere's good trading relationships with its customers. Penketh expected on average a customer relationship to last for further 5 years. ये एक intangible asset है जो कि Sphere की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, बिकॉज़ IAS 38 ने हमें कैटेगोरिकली मना किया था कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, गुडविल, मास्टर्ड, पब्लिशिंग टाइटल्स एंड कस्टमर लिस्ट्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। लेकिन पेनकेथ का मानना यह है कि सब्सिडी को जब मैं खरीद रहा हूं और जब मैं उसको कंसिडरेशन ऑफर कर रहा हूं तो मुझे लालच उसकी कस्टमर रिलेशनशिप्स की भी है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन। IAS 38 तो मैं उसको रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। मैं करूं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि IFRS 3 जब बात कर रहा है तो कोई भी स्टैंडर्ड इस पे अप्लाई नहीं होगा। हम उसको रिवैल्यू करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इसको जब हम चार्ज करेंगे तो खर्चा एडमिन एक्सपेंसेस। Penketh's group policy is to revalue land to market value। अच्छा, अब हमारी ओवरऑल पॉलिसी है कि लैंड को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही रखना है। लिहाजा जिस दिन सब्सिडी को खरीदा उस दिन भी हमने लैंड को रिवैल्यू किया, और जब ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2014 पे दोबारा हम लैंड को रिवैल्यू करेंगे, क्योंकि हमारी ग्रुप की पॉलिसी यही है। तो पेरेंट अपनी लैंड्स को भी रिवैल्यू करता है तो सब्सिडी की लैंड्स को भी रिवैल्यू करेगा। अच्छा, ये इसको IFRS 3 नहीं बोल रहे। IFRS 3 सिर्फ और सिर्फ एक बार की गुजारिश करता है कि जिस दिन आपने सब्सिडी को खरीदा है उस दिन आपने रिवैल्यू करना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आप रिवैल्यू करते हैं नहीं करते उसमें मेरा कोई काम नहीं है। IAS 16 की बात मानते हो तो उसकी बात मानो। कहता है Penketh's good policy is to revalue land to market value at the end of its each accounting period. Prior to its acquisition, Sphere's land had been valued at historical cost. हमारी सब्सिडी बनने से पहले वो historical cost पे रहती थी, but it has adopted good policy since its acquisition. In addition to the fair value increase in Sphere's land of $2 million, जो कि पहले हमने बात की थी, it had increased by a further $1 million since acquisition. इस पूरे साल में Sphere की लैंड कितने से रिवैल्यू हुई है? 3 मिलियन से। 2 मिलियन हमारी सब्सिडी बनने से पहले और 1 मिलियन हमारी सब्सिडी बनने के बाद। हम कौन सा उठाएंगे? 1 मिलियन। 2 मिलियन से हमारा ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो प्री एक्विजिशन। आफ्टर द एक्विजिशन यानी बाद के 6 महीने की बात हो रही है, Penketh sold goods to Sphere। पेरेंट ने Sphere सब्सिडी को सामान बेचा है फॉर $20 मिलियन। इस 20 मिलियन को पेरेंट ने दिखाया होगा रेवेन्यू में और सब्सिडी ने दिखाया होगा परचेजेस में, क्योंकि आपस में खरीदो फरोख्त हुई है। Sphere had 1/5 of these goods still in inventory at 31st March 2014। 20 मिलियन का 1/5
4 मिलियन। तो और टुगेदर पूरे 6 महीने में पेनकेक ने स्पेयर को 20 मिलियन का माल दिया है, जबकि सब्सिडी के पास सिर्फ और सिर्फ कितना पड़ा हुआ है 4 मिलियन। यूआरपी कौन सा कहलाएगा जो 4 मिलियन में शामिल होगा। अब हम देखते हैं कि पेरेंट ने प्रॉफिट कितना कमाया है। ये वाले पॉइंट को इग्नोर करेंगे, बीच में देखो लास्ट में लिखा हुआ है ऑल सेल्स टू स्पेयर एंड वेंडर हैड अ मार्कअप और कॉस्ट ऑफ 25%। तो हमारा मार्कअप कितना है 25% मार्कअप है। यस, तो यानी सेलिंग प्राइस 125% है। तो हमने क्या करना है 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 3.2 की बाकी इन्वेंटरी तो 0.2 का 0.8 का यूआरपी ऐसा 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 हमारा 8 लाख का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो सीओजीएस में इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे ताकि जीपी मिल जाए। Pencake's policy is to value non-controlling interest at the date of acquisition at its fair value. For this purpose, the share price of Sphere on 1st October 2013 is representative of the fair value of held by NCI. अच्छा टोटल 150 मिलियन शेयर्स थे, उसमें से हमने कितने खरीदे थे 90, बाकी कितने नहीं खरीदे थे 60। और स्पेयर की डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर शेयर प्राइस कितनी थी 2.5, 4 हमारी थी 2.5 इसकी है 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 60 million shares multiplied by 2.5 150 million is the fair value of NCI, क्योंकि जो शेयर्स NCI के पास है उनकी fair value 150 million। All items in above statement of profit loss and other comprehensive income are deemed to accrue evenly over the year। evenly accrue करने का मकसद divided by 12 हर महीने में same revenue और same cost होगी unless otherwise indicated। जैसा कि उसने रिवैल्यूएशन के ऊपर बात की है, तो पूरे साल में लैंड रिवैल्यूएशन हुई है 3 मिलियन से, क्या 1500 प्री एक्विजिशन और 1500 पोस्ट एक्विजिशन मान लो नहीं, 2 मिलियन प्री और 1 मिलियन पोस्ट है। इसको ये अनलेस अदरवाइज स्टेटेड है कि अगर उसने इस असम्पशन को कहीं ब्रीच किया है तो उसको मानना, लेकिन जहां मैं साइलेंट हूं मैंने कुछ भी नहीं कहा तो आप इवेंटली अप्रूव कर calculate the goodwill and prepare the consolidated statement of profit loss। फिगर्स अगर आपको याद है, सवाल हमने लिख के पढ़ा है तो उसको क्विकली सॉल्व करते हैं। पहले बात करते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बाय पेन एक हमने दिया है शेयर फॉर शेयर ऐसा ना 1/3, तो हमने उसके शेयर्स खरीदे 90 मिलियन 1 शेयर फॉर एवरी 3, तो हमारे हो गए 30 मिलियन शेयर और हमारे शेयर की प्राइस 4। आंसर हो गया 100। उसके बाद हमने डेफर्ड पेमेंट दी। शेयर्स कितने खरीदे हैं 90 मिलियन और क्या आसमान करवाया है कि एक साल के बाद कितने पैसे देंगे 1.54, बट वी नो कि इसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, तो इसको डिवाइड कर दिया 1.1 से, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई थी 126। ठीक है, तो हमारी तरफ से टोटल कंसिडरेशन कितनी चलेगी, लेकिन क्या सारे शेयर्स खरीदे हैं, इसमें से माइनस तो इसमें प्लस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए के पास शेयर्स है 60 मिलियन और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 2.5 150।
तो पूरी सब्सिडी की वर्थ कितनी बनी? 396। ये पेरेंट ने इसकी वर्थ लगाई है। अब हम कंपेयर करेंगे कि सब्सिडी की नेट एसेट्स, जो सब्सिडी के पास एसेट्स हैं, उसकी वर्थ कितनी है। द डिफरेंस बिटवीन वर्थ ऑफ एसेट्स एंड द वर्थ ऑफ बिजनेस इज गुडविल। ये वर्थ ऑफ बिजनेस है, हम लिख रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ स्फीयर। एक एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा रिपोर्टिंग डेट और तीसरा पोस्ट एक्विजिशन। पहला आ गया $1 इक्विटी शेयर्स। क्या हमें पता है कि सब्सिडी के इशू शेयर्स कितने हैं? यस, कितने हैं? 150 मिलियन। आज भी और तब भी 0। उसके अलावा हम रख रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा उस दिन उसकी रिटेनिंग कितनी थी? 160। 120 अप्रैल में थी और 6 महीने का प्रॉफिट उसको प्री एक्विजिशन में दे दिया, तो 160 पे सब्सिडी हमें मिली थी। आज उसकी रिटेनिंग कितनी है? 120 तब थी और 80 का प्रॉफिट पूरे 12 महीने में हुआ। करेक्ट, 200। तो हमारी सब्सिडी बनने के बाद इसने कितना कमाया है? इसके बाद हम फेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं लैंड की। जिस दिन हमने सब्सिडी को खरीदा उसकी जमीन की कीमत कितनी ज्यादा थी? 2 मिलियन ज्यादा थी। आज कितनी ज्यादा है? 3 मिलियन ज्यादा है। और 1 मिलियन का इजाफा हमारे यहाँ के बाद हुआ है। उसके बाद आ गया फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट, कितनी ज्यादा थी? 6 मिलियन। और बाद में हमने उसको रिवैल्यू नहीं किया है, सिर्फ लैंड को रिवैल्यू किया है। और इसकी हम चार्ज करेंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन। लाइफ कितनी थी? 2 इयर्स। तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, 3 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। और हमने कितना टाइम पहले खरीदा है? 6 महीने पहले। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 1। इसके अलावा इंटेंजिबल क्या वर्थ लगाइए पेरेंट है? 5 मिलियन। इसकी हम चार्ज करेंगे लाइफ कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय 5 1 पूरे साल का 0.5 6 महीने की 500। ये आगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स समझेंगे प्लीज। 39,000 at the rate of post 39 पैसे 39 post सर वो ये वाला yes sir सबसे आसान काम कर दिया 370 1 second 46 56 356 एक बार चेक करो sir sir 3 2 change आ रहा है 3 10 3 18 3 23 323 है ना yes sir 360 और वो 3 62 है सही इन दोनों में डिफरेंस है sir 39 ओके ये हमारी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस करेंगे
कितना ऊपर पैसे दे दिए? 73,000. What is this for? Goodwill. ठीक है, चल अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हम बना लेते हैं Cost of sale. कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे तो हमारी आसानी हो जाएगी. सही एक्चुअली इसमें थोड़ी सारा बिल्कुल मैथमेटिकली सारे नहीं बनेगा. ये मैं हायर लेवल का सवाल कर रहा हूँ. ये सवाल F7 के 20 मार्क्स का सवाल है. अगर समझ में आ रहा है तो तैयारी शेर पे शिकायत नहीं करो. आगे खरगोशा में जो F3 की चीजें हैं ना वो आपके लिए बहुत हलवा हो जाएंगी अगर आपको ये समझ में आ रही है. हथियार तब फेंको जब आपको समझ में ना आए. सही है. अगर आपका जहन के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे F3 की लेवल पे आना है. लेकिन अगर ये चीजें समझ में आ रही है, डाइजेस्ट हो रही है, निकाल F7 में बहुत आसानी हो जाएगी और F3 तो बिल्कुल मक्खन लगेगा. सही है. स्क्रीन ओनली अगर टफ लग रही नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको लेवल नीचे कर दूंगा. ओके ठीक है. इसमें से मैंने सिर्फ स्लाइड नोटेशंस की तो हमारे सिलेबस में नहीं है. जिस तरह वो पेंटर वाला एक पॉइंट मैंने आपसे स्किप करवाया वो मैं डिलीट करके आपको दोबारा भेज दूंगा, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. बाकी जो हमारे सिलेबस में वो तो सारा पढ़ लो, लेकिन अपर लेवल पे पढ़ो. ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स सवाल में देखिए बताएंगे. पेनकेक की कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर क्या है? 400. पूरी 4 लाख. स्क्वायर की कितनी है? 150. 115. 150. रेट 150. ये कितने टाइम की है? ये पूरे साल. क्योंकि जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने हमें बना के दिए वो तो है ही पूरे साल की, जबकि हम कितना उठाएंगे? सिर्फ बाद का हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 17 माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप परचेजेस. वजह समझ में आ रही है कि एक ही आइटम दो बार परचेजेस में दिखाया गया है. जब पेरेंट ने बाहर से खरीदा और जब सब्सिडी ने पेरेंट से खरीदा. इंट्रा ग्रुप परचेजेस कितनी है? 20 million. 20. देखा होगा ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड पेनकेक सोल्ड 20 million. 20 million. यस, तो 20 मिलियन को हम परचेसेस में से क्या कर देंगे? माइनस. जी फिलहाल मैंने इसको अभी 20 को एज इट इज हटा दिया. इस 20 में पेरेंट ने मार्कअप कमाया है कितना परसेंट? 25% मार्कअप कमाया है. तो यानी जब आप 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125 करेंगे तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा 5 मिलियन का. मुझे उस 5 मिलियन से 4 मिलियन से कोई दिक्कत नहीं है, भले कमाओ, बशर्ते सब्सिडी भी आगे भेज चुका. लेकिन अगर सब्सिडी ईयर एंड तक सामान जीरो ना कर सकी तो जितना स्टॉक सब्सिडी के पास अनसोल्ड रह जाएगा मैं उसमें जो प्रॉफिट शामिल होगा उसको नाम देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. मैं सिर्फ उसको रिवर्स करूंगा, बाकी प्रॉफिट खुल के दो. तो इसमें हम ऐड कर देंगे यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. टोटल सेल्स कितनी है? 20 मिलियन. सब्सिडी के पास बाकी कितना है? 4 million. 154 मिलियन. और पेरेंट ने प्रॉफिट कितना कमाया है? मार्कअप 25 का. तो इसको हम करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 125. 0.8 मतलब 800 प्लस करो माइनस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल. याद रखिए एक चीज, अब हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशंस
क्योंकि ये जो अमाउंट है दो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक एक्सेस डेप्रिसिएशन है और एक्सेस अमोर्टाइजेशन है। सवाल क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन को कहां रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल में, और अमोर्टाइजेशन को कहां रखना है, तो यहां क्या रखना, डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमने रख दी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की डेप्रिसिएशन हम 1.5 कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर वर्किंग दिखाना चाहे तो 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 मतलब आधा साल, ठीक है। 1.5 प्लस करो माइनस प्लस, खर्चा खर्चे में प्लस हो, तो सीओजीएस कितना आ गया, 457,000। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आसानी से बना सकते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट of profit loss. Okay, first revenue. Parent का revenue कितना है? 620 प्लस सब्सिडी का कितना है? 310 पूरे साल का माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स, वो चीजें जो पेरेंट ने सब्सिडी को या सब्सिडी ने पेरेंट को बेची है। इंट्रा ग्रुप सेल्स कितनी है? 20 आप बताइए। 755। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वर्किंग के लिए 57,300 ग्रॉस प्रॉफिट है जी 297। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, सवाल को फॉलो करते चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पेरेंट की कितनी है? 40, सब्सिडी की 20, पूरे साल की क्या चीज, रेवेन्यू नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। 620 तो सिर्फ पेरेंट है, 310 का आधा कितना हो, 155, 620 प्लस 155 75 माइनस 20, सही है। क्या मिस्टेक हो रही है? अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और एडिशन बाद। सो 40 मिलियन और इसका आधा 50, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, पेरेंट का 36 यस सर प्लस 25 का आधा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर 500 प्लस 500 अमोर्टाइजेशन स्टेक एक थी के एडमिन में डालना, तो एडमिन में प्लस करनी माइनस करनी, प्लस करनी, कितनी 5, 49,000 फुल 000, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, एडमिन के बाद फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम है, दोनों के पास है कि एक के
पास पेरेंट की कितनी है 5,000 ओके प्लस सब्सिडी की 800 1.6 से 1600 है उसको डिवाइडेड बाय 2 6 बाय 12 कर 800 5000 प्लस कर रहा हूं क्योंकि इनकम है मुनासिब हो गया अगला करो फाइनेंस कॉस्ट पेरेंट की 2000 सब्सिडी की 5600 का आधा प्लस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट राइट हमने रिकॉर्ड किया इसको कितने पे 126 पे 126 इसमें मार्कअप कितना है 10% ये तो पूरे साल का है अभी कितना टाइम गुजरा है 6 महीने तो मल्टीप्लाई करके 6 साइड पास में नहीं है हमने प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड की 126,000 ये कैसे रिकॉर्ड की थी मैं डिवाइडिंग इट बाय 1.1 तो ये प्रेजेंट वैल्यू है अब 6 महीने आगे निकल आ रहे हैं तो 126 का 10% निकालो 12.6 ये पूरे साल का इंटरेस्ट है जबकि हमें अभी हुए ही 6 महीने हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं अब इन सबको प्लस करो 11. ओके जीपी में से ये खर्चे माइनस किए तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 193,400 अब इसमें से माइनस करना है टैक्स एक्सपेंस पेरेंट का टैक्स एक्सपेंस कितना है 45 प्लस 30 बनता है 3 पॉइंट बनता है 31 का आधा 50 60,000 क्या क्या हमारा प्रॉफिट 1,32,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर इसके बाद हम लिखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ एक ही चीज है रीवैल्यूएशन गेन या लॉस ऑन लैंड पेरेंट के पास क्या है 2200 इधर का माइनस 2200 सब्सिडी के पास क्या है हम क्या देंगे सिर्फ 1 नहीं ये 1500 नहीं होगा क्योंकि इस 3000 में से 2000 का गेन हमारे आने से पहले का है तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड यहां उसने वाजे किया था कि लैंड जिस दिन हमने खरीदा था 2 मिलियन से बढ़ी हुई थी और अब टोटल 3 मिलियन से बढ़ी हुई है तो ये हमारे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन का इजाफा हो गया तो उसको 6/12 करने की गुंजाइश नहीं है
माइनस के बस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 1 ओके लास्ट स्टेप करते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। अब ये जो प्रॉफिट 132,900 का है, मैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 132,900, इसमें पेरेंट का 100% प्रॉफिट शामिल है और सब्सिडी की 6 महीने का प्रॉफिट शामिल है, लेकिन है 100%। तो एक कब रखेंगे, इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट और दूसरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एनसीआर की फेयर वैल्यू एक्विजिशन कितनी थी? ओके, अब हम इसको देते हैं शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सब्सिडी की इंडिविजुअल स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, उसमें कितना प्रॉफिट है? 80, जबकि हमने खुद कितना उठाया है? आधा। पहले 6 महीने का प्रॉफिट तो हम ही नहीं दे दिया, तो एनसीआर को कहां से दे? तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 40,000। फिर इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की, जैसे कि डेप्रिसिएशन। ये जो प्लांट की वैल्यू बढ़ी है, ये किसकी बढ़ी है? पेरेंट की सब्सिडी की? तो डेप्रिशिएट भी कौन करेगा? सब्सिडी। तो हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, कितना? 1500, और माइनस करेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट कितनी? और कुछ ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट नहीं, तो ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। जो पैसे देते हैं शेयरहोल्डर्स को, वो पेरेंट ने देने हैं, तो ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट पेरेंट ने की, सब्सिडी ने नहीं की है। और ये प्रॉफिट जो हमने नहीं माना, ये भी किसने कमाया था? पेरेंट ने कमाया था। तो एनसीआर को इसका कोई हिसाब किताब नहीं देना है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है? 38,000। इसमें एनसीआर का हिस्सा कितना है? 15,000। क्या अपने काम की तरफ आते हैं? एनसीआर, एनसीआर को हम क्या देंगे? 38,000 का 40%, जो कि बना 15,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट 132,900। इसमें एनसीआर को 15,200 देके भगा दिया। बाकी जो प्रॉफिट रह गया, इसमें पेरेंट का 100% है और सब्सिडी की पोस्ट एक्विजिशन का 60%। बैलेंस शीट फिगर निकाल 117,000। This is the profit attributable to equity holders of parent. ये वाली चीज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली। हम यहां से बात करते हैं पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया? ये प्रॉफिट दरअसल पूरे साल का नहीं है, पेरेंट का पूरे साल का है, सब्सिडी के 6 महीने का है। नेक्स्ट ईयर से हम सब्सिडी को 100% पूरे
जबकि मैंने खुद कंसोलिडेट किया है 6 रुपए कितना 40,000, लेकिन उस 80,000 वाले प्रॉफिट में ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज है और ना अमोर्टाइजेशन चार्ज है, जो कि मुझे तो करनी है ना कंसोलिडेशन में। तो मैंने इसमें से 1500 काटे डेप्रिसिएशन के और 500 काटे अमोर्टाइजेशन के, तो प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट में जो सब्सिडी का प्रॉफिट शामिल है वो 38,000 का शामिल है। अब इस 38,000 की हम डिसेक्ट कर लेते हैं, 60 मैं बना लेता हूं, 40 आप एनसीआई, तो 40% निकला 15,200। अब इस पूरे 31,900 प्रॉफिट में पेरेंट की 12 महीने का प्रॉफिट शामिल है और सब्सिडी का 38,000 शामिल है। मैं एनसीआई को पूरे 31,900 का 40% तो नहीं दूंगा ना, क्योंकि एनसीआई सब्सिडी की शेयरहोल्डर्स है, मेरे शेयरहोल्डर्स नहीं है। सब्सिडी की शेयरहोल्डर्स सिर्फ सब्सिडी के प्रॉफिट का हिस्सा उठाएंगे, मेरे शेयरहोल्डर्स मेरा प्रॉफिट उठाएंगे, सब्सिडी का प्रॉफिट उठाएंगे, क्योंकि सब्सिडी किसकी है, मेरी है। तो जो कुछ सब्सिडी कमाएंगे वो मुझे मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वो सब शेयरहोल्डर्स को मिलेगा। ऐसे में हमने मिसिंग फिगर निकाल दी कि टोटल 31,900 में से 15,200 को एनसीआई का है, बाकी 17,700 वैसे देखो आपकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1 उसमें प्लस कर दे 38,000 का प्रॉफिट सब्सिडी का 38,000 40% है 140 में से आप माइनस करें यूआरपी 800, उसमें से फिर माइनस करें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कितनी थी? एक 26 का 12.6 का आधा 6.3, इसमें से 6,300 और माइनस करें, क्या जवाब है? समझ जाओ तो शॉर्टकट्स, डायरेक्टली शॉर्टकट्स कहेंगे मुंह के बल पे, लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, समझ में आने का बात है, फिर मेरे बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप बताओगे सर इतना लंबा क्यों करेगा, तो ऐसे कर दूंगा, कोई लिमिटेशंस होगी, लेकिन जिसकी लॉजिक्स क्लियर होगी वो 2 कदम आगे चल सकता है, जिसकी लॉजिक्स कमजोर है वो आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि सही करना पहली प्रायोरिटी है, जल्दी करना दूसरी है। अगर सही हो रहा है फिर जल्दी कर सकते हैं, जल्दबाजी में गलत करने का क्या फायदा? समझ में आ गई पूरी पिक्चर? सो दिस इज हाउ वी कंसोलिडेट द स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्लास में एक और